सभी सम्मानित सदस्यों का डिवाइन ब्रदर सिस्टर्स का आज की जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। अब आप आज की कार्रवाई को देखते हुए रेडी हो जाएं इस बात पे जानने के लिए कि आज हम बात करने जा रहे हैं 12 राशियों पे और 27 नक्षत्रों पे। राशियों का कोई वजूद नहीं है, नक्षत्रों का वजूद है। रात को दिखाई देने वाले जितने भी तारे हैं, टिमटिमाते हैं, वो एक एक तारा सूर्य से कई गुना बड़ा है और 360 डिग्री के पटल को अगर हम 27 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो ये 27 नक्षत्र बन गए, और अगर इसको हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं तो ये 12 राशियां बन गई। अब एक राशि का जो एरिया है वो नक्षत्र के एरिया से ज़्यादा है, मीन्स 2.25 नक्षत्रों जितना एरिया, वो जो सेगमेंट है वो कवर करती है एक राशि। तो एक हाइपोथेटिकल इंट्रोडक्शन डाल दिया इसके अंदर बीच में। अगर हम डायरेक्ट नक्षत्रों की बात करें तो भी हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं, हम ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष की बात कर सकते हैं। राशियों की बात ना करें तो भी चलेगा, परंतु चूंकि नाम रखना होता है हमारे शरीर का, इसलिए राशि की जरूरत पड़ती है, या कुछ चीज़ों के लिए जरूरत इसकी पड़ती है ब्रॉड माइंड में। जैसे हर ग्रह हर राशि पर कितने समय रहता है उसका एक निर्धारण है, वो फिक्स है, यूनिवर्स के लिए फिक्स है। इसके अलावा जो जो नक्षत्र हैं जिनके नाम दिए गए हैं उनके भी लॉर्ड ग्रह ही हैं, और फिर नक्षत्र के और ज़्यादा गहराई में जाने के लिए उप नक्षत्र देखा जाता है। वो चर्चा आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ राशि और नक्षत्र की। तो पहली बात तो ये है कि राशियाँ 12 होती हैं। पिछले एपिसोड तक आपने देखा था कि हमने भावों के बारे में जाना है। भाव अलग चीज़ हैं, वो फिक्स हैं, राशियां फिक्स नहीं हैं, राशियां मूवेबल है। और नक्षत्र फिक्स हैं, नक्षत्र फिक्स हैं, राशियां मूवेबल हैं, भाव फिक्स हैं। अब अल्टीमेटली भी देखेंगे, जब नक्षत्र फिक्स हैं तो भाव भी फिक्स हो गए, तो राशियां मूवेबल होगी, ग्रह मूवेबल हो गए, तो परिणाम कौन देगा? राशियां देंगी, ग्रह देंगे। किसका देंगे? नक्षत्रों का देंगे। किसके माध्यम से देंगे? भावों के माध्यम से, जिसके बारे में हमने चर्चा की। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब पहली राशि लिखिए आप, मेष राशि होती है, इससे एरीज बोलते हैं इसको, और इस राशि को जो मालिक है इस राशि का मंगल ग्रह है। ये राशि 2.25 नक्षत्रों पे क्रॉस करती है। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी, जिसका मालिक केतु ग्रह। दूसरी नक्षत्र भरणी, जिसका मालिक शुक्र ग्रह। तो पहले 2 नक्षत्र पूरे पूरे क्रॉस करता है राशि। अश्विन का अश्विनी का जो लॉर्ड है वो केतु ग्रह है, केतु जी। यानी हमारा जो पहली राशि का पहला नक्षत्र है वो केतु ग्रह का, उसका नाम है अश्विनी। अगर आप नाम के नक्षत्रों के नाम भी याद रखें तो भी चलेगा, आप केतु याद रख लेंगे तो भी चलेगा, एक सीक्वेंस बनेगा। केतु के बाद फिर आएगा शुक्र ग्रह, उसकी भरणी नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। अब नक्षत्रों के नामकरण उस वक्त की जो शेप है ना, जो रात को जो शेप दिखाई देती है, उस शेप के हिसाब से ऋषि मुनियों ने उनके नामकरण किए हुए हैं। जैसे मेष को बताया गया है, मेष मतलब एक मेंढा बोलते हैं, एक ऐसा जानवर है जिसके सींग होते है जी, हैं। भेड़, लैम्ब ना, भेड़ भेड़ लैम्ब जिसको बोलते हैं, वैसा ना। हाँ, लैम्ब। वो उसकी शेप की जो स्टार्स है पीछे, उसके जो जितने तारे हैं वो शेप के बनते हैं उस एरिया में, उस एरिया में यानी 30 डिग्री के एरिया में वो शेप बनती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। और वृषभ का बैल होता है, तो बैल जैसी दूसरी राशि वृषभ बोलते हैं।
अब मैं बीच में बात कर रहा था, तो केतु भरणी पूरे हो गए, परंतु कृत्तिका नक्षत्र तीसरा जो नक्षत्र है वो उसका 1/4 हिस्सा आएगा, पूरा नक्षत्र नहीं आएगा, क्योंकि 2.25 नक्षत्र हैं, तो 1/4 आएगा, तब 30 डिग्री पूरे हो जाएंगे। आपको ग्रह इसके ऊपर ग्लाइड करेगा तो इन 3 नक्षत्रों के ऊपर से क्रॉस करता हुआ आएगा, परिणाम देके जाएगा। दूसरी राशि है वृषभ, इंग्लिश में टॉरस कहेंगे, मालिक है शुक्र ग्रह। इसमें वो जो कृत्तिका नक्षत्र था तीसरा, उसका 3/4 पार्ट इसमें आ जाएगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का आएगा, और फिर मृगशिरा नक्षत्र आएगा जिसका आधा हिस्सा इसके अंदर आएगा, उसका मालिक मंगल है। अब मेरी बात मैं जल्दी से बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रही है या लिख रहा हूँ, क्या से कोई दिक्कत है तो मैं चेंज कर सकता हूँ अपने स्टाइल को। एक बार वृषभ का रिपीट कर दीजिए। वृषभ राशि टॉरस बोलते हैं इंग्लिश में, इसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र ग्रह, और इसके 3 नक्षत्र जो 2.25 नक्षत्र जो क्रॉस होंगे, तो जो पहला नक्षत्र इसके अंदर आएगा वो कृत्तिका का आएगा। कृत्तिका का मालिक सूर्य ग्रह होता है, वो 3/4 आएगा, क्योंकि 1/4 तो चला गया पिछली राशि में और 3/4 इस राशि में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नक्षत्र जो आएगा वो आएगा रोहिणी, जिसका मालिक चंद्रमा है, और वो पूरा मिल जाएगा। इसके बाद का नक्षत्र आएगा मृगशिरा, जिसको मंगल का मालिक कहते हैं, पर वो हाफ मिलेगा, तो 3/4 + 1 + हाफ मिलाकर के 2.25 हो गया। अब थर्ड राशि बनती है मिथुन, जैमिनी, बुध ग्रह मालिक है इसका। मृगशिरा नक्षत्र का आधा हिस्सा इसमें ट्रांसफर हो गया, प्लस आद्रा नक्षत्र राहु का। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का चौथाई हिस्सा मिलेगा, नहीं 3/4 हिस्सा मिलेगा पुनर्वसु का भी, जो गुरु जुपिटर जिसका मालिक है, यानी मंगल राहु गुरु। मंगल का मिला 1.5, राहु का मिला पूरा, गुरु का मिला 3/4। ये 3 हिस्सों पे राशि कवर कर जाती है ये मिथुन राशि। सर मृगशिरा के बाद आपने क्या बताया था? आद्रा, 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 राहु, आद्रा, राहु, और मृगशिरा का मंगल, 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 और पुनर्वसु का वो गुरु जुपिटर। गुरु। आप एक ना अलग से कागज पे लिख भी लीजिए सीक्वेंस, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला है सर लिख रही हूँ, सब लिख रही हूँ सर, सब लिख रही हूँ। तो राहु फुल रहेंगे, आर्द्रा फुल रहेंगे, पुनर्वसु भी फुल रहेंगे। एक अलग से सीक्वेंस लिख लीजिए, जो हमेशा याद रखने वाली बात है, इसको याद करना जरूरी है। पहला केतु, नंबर 2 शुक्र, फिर 3 सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। ये सीक्वेंस लिख लीजिए आप, ये बार बार बताइए क्या बताया आपने? केतु, केतु के बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। हो गए 9 ग्रह पूरे। जी जी। अब ये नक्षत्रों में भी लागू बात रहेगी, वैसे भी बात रहेगी, किसी बात करेंगे तो इसी चर्चा चलती रहेगी। अब इसके बाद जो 4 नंबर राशि कर्क राशि, जिसको बोलते हैं कैंसर, चंद्रमा इसका मालिक है, और अब इसमें 1/4 हिस्सा जो है पुनर्वसु का आ गया, यानी गुरु का भी इसके अंदर आ गया, और पूरा नक्षत्र मिलेगा शनि का पुष्प नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र। फिर इसके बाद जो है इसके बाद जो आएगा अश्लेषा नक्षत्र, बुध ग्रह का, शनि के बाद बुध ग्रह। अब ये 3-4 राशियों का एक पैटर्न पूरा हो गया, ये एक पैटर्न पूरा हो गया। अश्विनी से शुरू हुआ और अश्लेषा में खत्म हुआ, यानी केतु से शुरू हुआ, बुध पे खत्म हुआ। ये 9 ग्रह, 4 राशियां और 9 नक्षत्र कवर हो गए। अब इसके 3 सेगमेंट है 360 डिग्री के, तो अगला जो सेगमेंट है वो केतु से शुरू होगा वापस, और तीसरा सेगमेंट भी केतु से शुरू होगा। तो राशि नंबर 5 सिंह राशि, लियो। अब इसकी जो तारों की शक्ल बनती है वो सूर्य के शेर के समान बनती है, इसलिए सिंह राशि रखा गया। और जो कैंसर था इसका केकड़े की तरह बनती है,
और मिथुन का जो आप देखेंगे 2 लेडीज आपस में कैसे मिलती खड़ी होती है वैसी बनती है। तो वो जो तारों की जो पिक्चर आती है वो पिक्चर के आधार पर ऋषि मुनियों ने तय किया हुआ है, हम तो अप्लाई कर रहे हैं। है ना? इतना कॉल कर रहे हैं तो कोई फोन कर रहा है, सिंह उठाना राशि, अब चाहिए। सिंह राशि आ गया नंबर 1, 5 नंबर पे लियो, सन सूर्य इसका मालिक है। पहला नक्षत्र जो आएगा इस पे मघा, केतु का पूरा मिलेगा। दूसरा मिलेगा पूर्व फागुनी, जो भी पूरा मिल जाएगा। इसका मालिक है शुक्र ग्रह। तीसरा है उत्तरा फागुनी, उसका चौथाई हिस्सा 1/4 इसका सूर्य मालिक है। क्लियर होगी। अब छठी राशि पे आ जाइए। छठी राशि कन्या राशि। इसमें वो जो उत्तरा फागुनी का 1/4 था, उसका बकाया हिस्सा 3/4 सूर्य का मालिक है इसका। फिर हस्त नक्षत्र आ जाएगा, चंद्रमा मालिक है उसका, पूरा मिलेगा। और चित्रा नक्षत्र बाद में मंगल का आधा मिलेगा। हो गया क्लियर, 2.25 नक्षत्र हो गए पूरे। इसका सातवीं मालिक राशि कौन है कन्या का? क्या जी? बुध है, इसका बुध मालिक कन्या का मालिक। कन्या का बुध ग्रह मालिक होता है। सर मघा के बाद आपने कौन सा नक्षत्र बताया था? उत्तरा फाल्गुनी और मघा के बीच में पूर्व फागुनी। पूर्व फाल्गुनी। ओके। फागुनी के 2 नक्षत्र हैं, पूर्वा एंड उत्तरा। जी जी। पूर्व फागुनी पूरा मिल गया, उत्तरा सूर्य का नक्षत्र हो गया, पूर्व फागुनी शुक्र ग्रह का हो गया। अब जी कन्या राशि छठे नंबर बुध ग्रह की है, उसमें बताया उत्तरा फागुनी का जो 3/4 हिस्सा आ गया। फिर हस्त आ गया चंद्रमा का, फिर चित्रा का आ गया हाफ नक्षत्र। तो 7th राशि आ गई तुला, इसका मालिक शुक्र ग्रह। चित्रा नक्षत्र का बचा हुआ हिस्सा हाफ इसमें आ जाएगा। फिर स्वाति नक्षत्र राहु का आएगा पूरा, और फिर 3/4 हिस्सा आएगा गुरु का, जुपिटर का, उसका नाम है विशाखा। अब 8वीं राशि आ गई वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मंगल इसका मालिक है। इसका बचा हुआ 1/4 हिस्सा विशाखा का, जुपिटर वाला। इसके बाद नक्षत्र आता है अनुराधा, एक पूरा हिस्सा। और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र मरकरी का, यानी इसकी यात्रा पूरी सेगमेंट की हो गई। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 18 नक्षत्र क्रॉस कर लिया हमने। 9 नक्षत्र पहले, 9 बाद में, 18 हो गए। अब रह गए 9। अब तीसरे फेज में, तीसरे सेगमेंट में जाएंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, या ऐसे समझ लीजिए, हमने 120 डिग्री पहले तय किया, बाद में 120 करके 240 पर आ गए। अब 240 से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचेंगे 360 पे, यानी 120 का हिस्सा जुड़ता जाएगा। तो तीसरा जो हिस्सा है उसमें पहली राशि जो आती है धनु राशि, 9 नंबर की, सैजिटेरियस बोलते हैं इंग्लिश में, गुरु इसका मालिक है। इसमें जो नक्षत्र आएंगे, मूल नक्षत्र केतु का पूरा मिलेगा, पूर्वाषाढ़ा ये पूरा मिलेगा, शुक्र का नक्षत्र। और सीक्वेंस वही आएगी जो मैंने बताई थी आपको। तो फिर उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र मिलेगा 1/4, 2.25 नक्षत्र पूरे हो गए इसके। इसके बाद आप आइए 10 नंबर की राशि मकर, कैप्रिकॉर्न, मालिक शनि। इसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का था उसका 3/4 हिस्सा आएगा। इसके बाद सर लॉर्ड चंद्रमा का लॉर्ड नक्षत्र। बताइए। हाँ जी, मकर का लॉर्ड। मकर में सैटर्न, शनि। इसके बाद उत्तराषाढ़ा जी नक्षत्र का 3/4 का सूर्य आ गया। फिर श्रवण नक्षत्र आएगा जिसका मालिक चंद्रमा है, तो सूर्य के बाद चंद्रमा ने आना है। फिर घनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, उसका हाफ नक्षत्र आएगा।
अब 11 नंबर की राशि पे आइए, कुंभ राशि। इसको भी एक्वेरियस बोलते हैं, सैटर्न इसका भी मालिक है। तो जो शनि। नक्षत्र, हाँ, जी। अब इसका हाफ नक्षत्र घनिष्ठा वाला जो मंगल मालिक है वो आएगा, हाफ नक्षत्र घनिष्ठा का। उसके बाद पूरा नक्षत्र आएगा शतभिक्षा राहु का, तो मंगल के बाद राहु आता है। और फिर आता है पूर्व भाद्रपद गुरु, उसका मिलेगा 3/4। और लास्ट राशि जो है जीवन की, इस पूरे चक्कर की, मीन राशि, पाइसेस बोलते हैं इसको, मालिक जुपिटर गुरु। तो बचा हुआ 1/4 हिस्सा पूर्व भाद्रपद, गुरु का ही नक्षत्र इसमें मिलता है, गुरु की राशि में गुरु का ही नक्षत्र मिल जाता है। पूरा नक्षत्र शनि का, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद, पहले पूर्व भाद्रपद था, अब उत्तरा भाद्रपद आ गया। और फिर बचा हुआ नक्षत्र इसमें रेवती बुध ग्रह का। तो 27 नक्षत्र पूरे हो गए, 12 राशियां पूरी हो गई। इसके ऊपर सारी जिंदगी चलनी है, सारी कहानी इस पे चलनी है। इतना सर उलझाव है नक्षत्रों में श्रेष्ठ होता है क्या? नक्षत्रों जी। में भी कोई अच्छा नक्षत्र होता है? नक्षत्रों में भी कोई बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र होता है, जैसे स्वाति है, हाँ, ऐसा सुनते हैं स्वाति ना? है, चित्रा है, पुनर्वसु है, जी। पुष्प नक्षत्र है, अच्छे माने जाते हैं। जी। और जो 5 गंडमूल बोलते हैं, जो 5 क्या बोलते हैं, पंचक बोलते हैं जिसको, पंचक जो बोलते हैं ना, लास्ट के 5 अक्षर 5 होते हैं वो नक्षत्र। कौन से? शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नहीं, घनिष्ठा शुरू होगा, घनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एंड रेवती। ये 5 नक्षत्रों का जो ग्रुप है लास्ट का, ये पंचक बोलते हैं इसको। यानी इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते। इसका मीनिंग ये निकलता है कि कुंभ राशि में घनिष्ठा है मंगल, तो एंटी आपस में। फिर राहु मिल गया तो ये भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं बनते। फिर इसके बाद जुपिटर और सैटर्न मिल गया, ये भी एक प्रकार से अच्छा तो होता है, परंतु किसी कार्य में ये अच्छा नहीं माना जाता। ये मान्यताओं पे टिका हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये मान्यता पर टिका हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे समय सब बढ़िया है, शानदार है। आप अपने कर्मों पे ध्यान रखिए, क्या करना है कर्मों पे ध्यान रखिए। परमात्मा को भले याद मत करिए, अपने कर्मों पे इतनी ईमानदारी उड़ेल दीजिए, इतनी सच्चाई से चलिए। परमात्मा आपसे खुद से पूछेगा क्या कर रहे हो, वो याद करेगा आपको। इसलिए ये जो मान्यता है, धारणा है, किसी लेवल पर ठीक खत्म हो जाती है जब हम अध्यात्म में आते हैं तो। पर ये सिखाने की बात है कि आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाए। बाकी मेरा वो मकसद इसमें आपको उलझाना नहीं है, आपको फ्री करना है। मकसद इसमें उड़ेलना नहीं है कि आप उलझे रहो इसमें। आप मान के चलिए सारे ग्रह अच्छे हैं, सारी व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, हमें शक नहीं करना चाहिए। हमें इनके अनुसार समझना चाहिए भी, कुछ प्लस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और माइनस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दोनों में समभाव से लेके प्रकृति को समझने का एक माध्यम है ज्योतिष। और इससे आपका कुंडली का 8वां जो घर जो छुपा हुआ है, जिससे आपको कई प्राप्तियां होनी संभावनाएं बनती हैं, पूरा ब्रह्मांड के द्वारा डायरेक्ट ले सकते हैं, वो रास्ता है ये। आप माने ना माने, जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म के अंदर द्वारा अपनी एनर्जी लगाता है, धार्मिक कार्यकलाप में लगाता है, या ज्योतिष वास्तु कल्ट साइंस में लगाता है, उसके जीवन में इम्प्रूवमेंट आना गारंटी है चौं ओर से। तो महावीर जी ने क्वेश्चन रेज किया है, मैं पूछना चाहूंगा, भाई साहब बोलिए। ये तो आपने खैर पहले भी बताया कि 70% तो चीजें दी हुई है, 30% से हम उसको अनुकूल या नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आपने पहले भी कई बार बताया है। इसमें सिर्फ एक ही बात मैं जानना चाह रहा था कि जैसे नक्षत्रों के आने से एक तो राशि के स्वामी अलग हो गए, और नक्षत्र 3 जो उनके अलग फिर ग्रह कंट्रोल करते हैं। तो एक ही राशि में 4 ग्रह समझोगे उनका असर होगा, तो वो कैसे इसको रिकंसाइल करें, कैसे स्टडी करें? और मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा कि कर्मों का तो फल मिलता ही है, कर्मों से ही असर पड़ता है। पर मेरे ख्याल से अगर ये है कि चीजें अनुकूल हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा जोश से किया जाए, और अगर प्रतिकूल है तो थोड़ा सा आदमी धैर्य रखे, थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो नेगेटिव असर थोड़ा कम हो सकता है। ये इतना मैं समझ पा रहा हूँ। आप बहुत सही कह रहे हैं। जब भी हमें लगे दिन के किसी भी
पीरियड में कि कुछ वातावरण मेरे अनुकूल है, या मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, या मुझे अंदर से फील कंफर्टेबल कैसे फील करेंगे, अंदर से आपको एक जील पैदा होगा, खुशी फील पैदा होगी, आप एक सेटिस्फैक्शन का लेवल रहेगा, आप अंदर से आनंदित फील करेंगे। तब समझ लेना चाहिए कुछ विशेष नक्षत्रों के ऊपर से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह जितने भी हैं उनका मूवमेंट हो रहा है और मुझे उसका परिणाम मिल रहा है। परमात्मा का शुक्रगुजार करने का समय है ये। अब रही बात, कभी ऐसा भी होता है कि काम हमने शुरू किया, काम नहीं पूरा और उलझनें बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद घटनाएं, दुर्घटनाएं हो ही जा रही हैं, परिवार में, आसपास लोगों में, हमारे खुद के कार्यों में विभिन्न बाधाएं आ रही हैं बार बार। तो समझ लेना चाहिए कि जो इस वक्त की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, या जो ग्रहों की प्लेनेटरी पोजीशन का जो ट्रांजिट है वो मेरे फेवर में नहीं है। जिस दिशा में हवा बह रही है मैं उसके विपरीत चल रहा हूँ, तो अपने निर्णयों को थोड़ा आप रिव्यू करने की क्षमता रखते हुए करिए। साथ में स्वीकार भाव से, अगर गलती किसी लेवल पे हुई है तो 100% ईमानदारी से स्वीकार कर लेने में गुरेज नहीं करना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए। मेरा विश्वास है दृढ़, कुछ भी नहीं होता अगर आप सच बोलते हैं तो। होना वही होता है जो तय से पहले से प्रोग्राम चला आ रहा है। सच के साथ पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, व्यक्ति विशेष जुड़े हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ डिसिप्लिन तरीके से सच्चाई से जुड़ी हुई है। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जोर दे के बोलता हूँ कि हमें किसी रूप के अंदर भी, किसी प्रकार से भी ऐसा रास्ते पे चले भी गए हैं तो वापस आने का प्रयास करना चाहिए जो रास्ता सच्चाई से थोड़ा दूर ले जाता है। अध्यात्म का जो रिजल्ट है वो सच्चाई ही है, आप इसी को समझना है। ज्योतिष की भाषा से भी हम वही समझ रहे हैं जो परमात्मा ने लिखा है। कुछ इच्छाएं होती हैं हमारी मर्जी से पूरी हो जाती हैं और हम कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। इच्छा परमात्मा की भी होती है, वही पूरी हो रही होती है, और कुछ इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो रही होती। इसका मतलब ये होता है कि हमारी इच्छाएं उसकी इच्छाओं से मैच नहीं खाती, कुछ अंतर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें रिव्यू करनी चाहिए अपनी इच्छाओं को और उसका बदले में कुछ और विकल्प ढूंढने चाहिए ताकि हम लोग मानसिक तौर से डिस्टर्ब न हो। स्वीकार करते ही प्रॉब्लम सॉल्व। मैं कई बार कहता हूँ, अध्यात्म में चर्चा चल चुकी है। मान लो किसी व्यक्ति विशेष से समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, आपको लगता है वो सही नहीं चल रहा और आप उसको बदलना चाहते हैं, आपके कहने पर नहीं बदला जा रहा, या आपने बहुत कुछ सहन कर लिया है और अब आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपने उसको स्वीकार नहीं किया एज इट इज। अब बुध ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स और बृहस्पति कैरेक्टरिस्टिक बड़ा अंतर होगा। हर व्यक्ति को ऑपरेट करने की राशि अलग है, उसका नक्षत्र अलग होगा, जन्म का नक्षत्र अलग होगा, इसलिए 27 कैटेगरी तो इसमें आ गई। 27 कैटेगरी के लोग हो गए और उसमें भी क्या है कि एक एक नक्षत्र के 9 भाग करेंगे हम, तो 27 को 9 से और कर लीजिए। अगर हम 4 भाग करेंगे तो 108 हो जाते हैं, 9 करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो 249 बनेंगे टोटल। 249 कैटेगरी डिवाइन होती है। 249 का मतलब ये हुआ कि इतने कैटेगरी के लोगों के बीच में हम रह रहे हैं और हम कहते हैं हमारे जैसे बन जाओ। हम कहते हैं ऐसे उठो, ऐसे उठो, ऐसे सो, ऐसे खाओ पियो, ये जरूरी थोड़ी है। तो अगर हम स्वीकार कर लें भी इसका नक्षत्र चित्र नक्षत्र है तो मंगल का नक्षत्र है, मंगल वाला व्यक्ति थोड़ा डायनेमिक होगा, थोड़ा जल्दबाज होगा, इसको थोड़ा जल्दी चीज़ें चाहिए, इस पर टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो हमें इसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा, या उसको ढलवाने के लिए हमें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। उसकी क्रिटिसाइज करने से तो काम नहीं चलेगा ना। जुपिटर का नक्षत्र है वो बिल्कुल सच्चाई पे चलेगा, सूर्य का नक्षत्र है वो सच ही बोलेगा, उसको तो जितने मर्जी परेशानी खड़ी कर दो वो कहेगा नहीं मैं ऐसे ही करूँगा, दृढ़ता आ जाएगी। शनि ग्रह का उसमें दृढ़ता आ जाएगी। शुक्र ग्रह का होगा वाला मनमोजी मूड का होगा। बुध ग्रह का नक्षत्र आएगा तो हंसने खिलाने वाला होगा, दो पर्सनालिटी में आ जाएगा, दो बातें बार बार करेगा। तो अब ये नक्षत्रों की क्वालिटी का हम अध्ययन आगे और करेंगे। मेरा और थोड़ा सा बताने का आपको है, प्रत्येक राशि में सभी ग्रह निर्धारित काल के लिए ठहरते हैं। अब ग्रह ग्लाइड कर रहे हैं, नक्षत्र फिक्स हैं, राशियां मूव कर रही हैं। लाइन दोहराइए। प्रत्येक ग्रह नहीं, प्रत्येक राशि में ठहरते हैं, कुछ समय के लिए ठहरते हैं। मतलब वास्तव में ग्लाइड कर रहे होते हैं, ग्लाइड कर रहे होते हैं राशि में। जैसे 30 डिग्री की राशि होती है ना, तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। मैं इसको ठहरना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लाइड कर रहे हैं पूरे पीरियड में। तो 3 नक्षत्रों को क्रॉस करते हैं,
किसी नक्षत्र की मात्रा कितनी है वो अलग पढ़ लिखा चुके हैं, तो कितनी देर वहाँ ठहरेंगे, कितनी देर दूसरे नक्षत्र पर जाएंगे, कितनी देर तीसरे नक्षत्र पर जाएंगे, तो इनके परिणाम हमें वैसे वैसे मिलते हैं। इसके द्वारा मिलते हैं जो प्लेनेट उसके ऊपर ग्लाइड कर रहा है। तो अब आप देखिए चंद्रमा जो होता है वो एक राशि पे 2.25 दिन रहता है और नक्षत्र एक रोज कवर करता है। तो हर महीने में आप पूरे एक चक्कर काट लेता है, सारी राशियां कवर कर लेता है, सारे नक्षत्र कवर कर लेता है। तो चंद्रमा को मिला एक नक्षत्र को क्रॉस करने के लिए 1 दिन और 2.25 दिन मिल गए उसको एक राशि को तय करने में। मंगल को 45 डेज में एक राशि तय करता है। बुध ग्रह 30 दिन में करता है, सूर्य ग्रह भी 30 दिन में करता है और शुक्र ग्रह भी 30 दिन में करता है। 3 ग्रह सूर्य बुध शुक्र ये 30 दिन में एक राशि को कवर करते हैं। यानी सूर्य बुध और शुक्र लगभग आस-पास होते हैं एक दूसरे से, यानी आगे पीछे का मतलब है कि वो बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये नियरेस्ट प्लेनेट है सूर्य के। मंगल चला जाता है, ये नहीं जाएंगे, दोनों पास पास रहेंगे। फिर क्या गुरु को मिलते हैं 12 महीने एक राशि को कवर करने में। बुध ग्रह को 30 हो गए, गुरु को 12 महीने हो गए, यानी कि 1 साल हो गया। और शनि ग्रह को 2.5 साल लग जाते हैं एक राशि को क्रॉस करने में। राहु और केतु को 1.5 साल मिलता है, 18 महीने। तो आप अंदाजा लगाइए, इन सबको जब जोड़ेंगे हम तो इनका कार्यकाल पता लग जाएगा। फिर क्या होता है, इनकी जो महादशा आती है किसी के जीवन में, तो वो आप लिख सकते हैं चंद्रमा की होती 10 साल, सूर्य की होती है 6 साल और मंगल की 7 साल, बुध ग्रह की 17 साल, गुरु ग्रह की 16 साल, शुक्र की 20 साल, शनि की 19 साल, राहु की 18 साल, केतु की 7 साल। इसको टोटल करेंगे तो 120 साल की दशा होगी। तो कुंडली किसी की आपने गुरु की 16, शुक्र की 16 साल, गुरु की 16, 16 साल 16 ईयर्स, गुरु की भी 16। हाँ गुरु की 16 है, बाकी तो और शनि की 19, 17 19 हो गई। शनि की 19, हाँ 19। और राहु केतु, राहु की है 18 साल और केतु की 7 साल 7 ईयर्स। नहीं महादशा, महादशा की बात कर रहा तो यही आपने बताया था कि हमारी एज है 120 साल की, यही आपने बताया था उसमें भी। हाँ तो ये उसी का परिणाम है ना। हर कुंडली जब शुरू में लोग पैदा हुए होंगे ना, तो 120 साल के लिए आप फार्मूले में लेके आए। अब मान लो किसी व्यक्ति की उम्र पहले 70 साल में क्रॉस हो गई, चला गया, तो 50 साल जो बच गए, तो कुंडली में 70 साल में उसने बड़े दुख झेले, उसको सुख मिला ही नहीं, क्योंकि दशा ही नहीं आई, उसकी महादशा जीवन में आई नहीं जो आनी थी। तो क्या होगा, उसके मरने के बाद अगर वो दशा आएगी तो उसका प्रचार प्रसार मरने के बाद होगा, उसकी फोटो वगैरह, उसकी मूर्तियां लगेंगी जगह जगह जाकर के, मंदिर बनेंगे बाद में जाकर। इसका परिणाम है ये। और अगर किसी ने अपनी उम्र पहले जी ली, बहुत शानदार काम करके जी ली है, चला गया पहले, तो बीच में दशाएं जो नेगेटिव आएंगी उसमें उसकी बुराई होगी, उसकी मूर्ति तोड़ी जाएंगी। उसको अब महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, लेनिन स्टालिन की मूर्ति तोड़ी गई और महावीर जी की मूर्ति तोड़ी गई, जिनका देखो पहले बनाई फिर तोड़ी, बनाई तोड़ी। अब अच्छा समय चल रहा होता है तो उस महापुरुष की कुंडली उसके, यानी परिवार में देखेंगे तो परिवार में उसको सम्मान मिलेगा, उसका कोई रिलेटिव या पोता या दोता या कोई और, वो अच्छे कर्म करेगा, उसका नाम रोशन कर देगा। कुंडली काम कर रही है, ये कुंडली खत्म नहीं होने वाली, ये चलती रहती है। ये आपको नई बात बता रहा हूँ मैं। कोई जैसे अभी आप सुनते हैं ना, एक साईं बाबा के बारे में सुनते हैं, जब तक जिंदा रहा था तब तक तो बेचारे का खाने को लाले पड़े हुए थे, और आज उसके नाम सोने के मंदिर बने हुए हैं। तो ज्यादा समय तो नहीं हुआ ना उसको, 100 साल ही नहीं हुए, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है
इसका भी नहीं निकलता है। उसकी जो बकाया जो दशा महादशा थी अब शुरू हो रखी है, वो दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा कहीं है, परंतु परिणाम मिल रहे हैं सबके। अब तो बात क्लियर होगी ना, ज्योतिष का क्या परिणाम है ये। सर सब लोग तत्वों का क्या मीनिंग होता है? फिर आपने तत्व भी लिखवाए थे, जैसे मेष का अग्नि, वृषभ का वायु, इनका तो हमने हाँ, कहीं कुछ। ये मैं चर्चा करूंगा अभी। मैं आप एडवांस मत होइए, थोड़ा करने दीजिए। ये मैंने एक्सप्रेशन बता दिए। अब क्या होता है कि एक और चक्कर है। बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो कौन से ग्रहों के द्वारा उस पे, बाकी सारी चीजें भूल जाइए अब आप। अब एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं ताकि और शॉर्ट टर्म में आपको चीजें याद रहे। थम्स रूल बोलते हैं। पहले 6 साल होते हैं ना, पहले साल से लेके 6 साल तक उस बच्चे पे क्या रेणु प्रभाव जी पड़ता म्यूट है। करिए आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सबको कंफर्टेबल है? जो कहना चाह रहा है वो हाथ इसमें सिग्नल है ना, हाथ का वो कर दे तो फिर सवाल पूछ सकते हैं। जो कोई बोलना चाहता है प्लीज अपना हाथ रेज कर सकता है। मैं आप जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं अपनी बात भी रखूंगा, आप भी रखते जाइए, पर आप एक सीक्वेंस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। रटने की जरूरत नहीं है, ये समझना जरूरी है। रटा हो तो बहुत रटते हैं, समझने से क्या होगा, फिर आपके दिमाग में तनाव नहीं आएगा, आप बिल्कुल खुश रहेंगे जैसे रहेंगे। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, जानना चाहिए, बिना जाने मानना नहीं चाहिए। तो मानने वालों की भीड़ ज्यादा है, जानने वालों की कम है। मैं चाहता हूँ जानिए, जान करके जो होस्ट है सर, जो होस्ट है वो प्लीज रेणु जी को म्यूट कर दे, क्योंकि उसके कारण आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। रेणु जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछिए। ओके। पहले साल से लेके बच्चा जब पैदा होता है, शुरू से लेके 6 साल तक की जो लाइफ होती है वो गवर्न होती है शनि ग्रह के अधिकार में। अब शनि ग्रह के अधिकार में क्यों होती है? क्योंकि बच्चा कुछ कर नहीं सकता, उसमें वो थोड़ा थोड़ा रेंगता है, थोड़ी थोड़ी बात सीखता है, बोलता है, चलता है, उसका शरीर भी दयनीय अवस्था में होता है। तो शनि इसका कारक सिग्निफिकेटर है दयनीय अवस्था का, दुख तकलीफ का, धीरे धीरे काम करने का। सैटर्न को इसका रिप्रेजेंटेटिव माना गया है, इसलिए वो शनि ग्रह के अधिकार क्षेत्र में 6 साल रहता है। अब रहती बात आगामी 7 साल से 12 साल का जो प्रभाव होता है वो राहु का होता है। इसमें वो कई चीजें जिज्ञासावश पूछता है, कंफ्यूजन में रहता है, इल्यूजन में रहता है, धुंध में रहता है, उसको पता ही नहीं संसार क्या है। तो जानता है, पूछता है, करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है, यानी मेहनत करता है, कुछ नया सीखता है, ट्रेनिंग पीरियड में चलता है। इस राहु आ गया इसके अंदर। तो 7 से 12 राहु साल का राहु का हो गया। इसी प्रकार आगे 13 साल से 15 साल की उम्र होती है, वो केतु ग्रह की होती है। केतु में क्या होता है, वो अपने आप को धार्मिक कार्यक्रमों में इन्वॉल्व करेगा, या समाज से, संसार से अलग थलग होना चाहेगा। क्यों होना चाहेगा? क्योंकि केतु जो है वो उसको वाइंड अप करने का तरीका बताएगा, शरीर में परिवर्तन देगा। इसी दौरान उसके शारीरिक बायोलॉजिकल जो चेंजेज आएंगे, उस चेंजेज को डिनोशन मिलेगी, उसको मान्यता मिल जाएगी परिवर्तन के साथ में। यानी पिछली जो अवस्था है उसे कट लगेगा, नई अवस्था में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह आरंभ करने का सूत्र है, और बुध ग्रह जो है फाइनल करने का, जैसे पहले चर्चा की अपने। तो केतु आरंभ करने का, तो केतु जब आएगा 13 साल से लेकर के 15 साल तक, ये नई अवस्था को इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें नए आ रहे हैं, यानी रूपांतरण हो रहा है एनर्जी का। फिर 16 से 21 साल तक जुपिटर का आ जाएगा। ये साल जुपिटर का मतलब क्या होता है? ज्ञानवान बनना होता है, साथ में आदमी के शरीर में बड़ा विकास हो रहा था तेजी से, बौद्धिक विकास से लेकर के शारीरिक विकास का स्पीड से होता है, और एक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है 16 से 21 साल में। तो अगर चेहरे की आभा बदल जाती है, शादी का पीरियड भी आ जाता है, तो ये शुभता को लिए होता है, इसलिए इसको डिनोट किया गया है। 22वां 23वां साल यानी 2 साल ये सूर्य ग्रह के होते हैं। इसमें वो जॉब ढूंढता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, कुछ अर्निंग की तरफ सोचता है, तो इस पीरियड के अंदर सूर्य को लिया जाता है। फिर 24वां साल जो होता है, वो पर्टिकुलर 24वां साल वो है चंद्रमा ग्रह का। चंद्रमा धन का कारक होता है। आपका जॉब लग गया तो पैसे भी आएंगे आपके पास, या आपको जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो वो 24th ईयर का एक पैमाना है।
एक थंब रूल बता रहा हूँ जिससे कुंडली को देख के बोल सकते 24 साल तक पढ़ाई पूरी होगी, अब अपने काम शुरू कर लिया या पहले कर लिया, तो बेटर डेटर लाइन है। फिर 25 से 27 साल की जो उम्र होती है वो शुक्र ग्रह की होती है, इसमें शादी का बंधन बन जाता है। बचा हुआ पहले 16 साल में होती थी तो जुपिटर की पीरियड में हो जाती थी, बाद में धीरे धीरे आकर शुक्र पे आने लगी, तो आजकल शुक्र का भी क्रॉस हो गया पीरियड। और 28 साल से लेकर 33 साल तक की जो उम्र होती है वो मंगल ग्रह की होती है। सबसे ज़्यादा परेशानियां जो झेल दी जाती है, 80% लोग जो झेलते हैं वो 28 से 33 साल की उम्र में झेलते हैं। शादी होती है, संसार को समझते हैं, मंगल जिनको मांगलिक है उनको और समस्या पैदा होती है इसमें, जो मांगलिक नहीं है उनमें नॉर्मल रहता है माहौल। तो मांगलिक ज़्यादा होते हैं तो हिंसात्मक प्रवृत्ति में भी आ जाते हैं और संगति में भी आ जाते हैं। ये समय वो होता है जिसमें उसकी प्रसिद्धि का माहौल बनता है, संगति का माहौल बनता है, तो संगति का असर पड़ता है। 34 और 35 साल बुध ग्रह का होता है, यहाँ से स्थितियाँ बदलनी शुरू हो जाती हैं, दुख तकलीफ थोड़े के खत्म हो जाने शुरू हो जाते हैं, चेंज आना शुरू हो जाता है। और 36वां साल 36 से 41वां साल जो है, 36 से 41, ये फिर शनि ग्रह का शुरू हो जाता है। यानी उन्हें शुरू में शनि से शुरू किया था इसमें और बुध पे आए थे, खत्म हुए थे, वापस शनि का फिर 36 से 41 वापस वही सर्कल रिपीट हो जाता है। और 42 से 47 फिर राहु का। आप इसको जीवन में चेक करके देखेंगे तो ऐसा ही घटित हुआ होगा। और 48 से 50 फिर केतु का, यानी 48-50 पहुंचता है, मकान बनाना पसंद करेगा, कोई व्हीकल खरीद लेगा, कोई अपने जिम्मेवारियों को, बच्चों को बड़े हो जाते हैं तो उनको समेटना चाहेगा। और 51 से 55 तक गुरु, ताकि इस पीरियड में वो एक प्रकार से काफ़ी हद तक अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको इम्प्रूव कर लेता है, हर तरह की सुख सुविधाओं के दौर में आ जाता है, इसलिए गुरु का पीरियड आ गया। इसके बाद 56 से 58 सूर्य का और 59 चंद्रमा का, 60 से 62 तक शुक्र ग्रह का। तो 60 में रिटायर हो गया। अब शुक्र ग्रह तब तक अपने बच्चों की शादियां करने के प्रयास करता है, या उसमें इंटरलिंक होता है, उसके अंदर मिंगल होता है बच्चों के बीच में। और ऐसा करते हुए आगे फिर 63 से 68 तक मंगल का और 69 से 70 तक बुध ग्रह का। तो 2 चरण में ये हो गए। अब 71वां साल वापस फिर रिपीट होगा और 105 साल तक चलेगा। कुल मिला के कहने का भाव है 35 साल बाद दशाएं फिर बदलती हैं, बंदे का स्वभाव बदल जाता है, पहले से रह नहीं जाता, युग बदलता है, ऐसे मानसिकता बदल जाती है। बचपन से जवानी के प्रौढ़ावस्था में आरंभ करते हुए, फिर प्रौढ़ से बुढ़ापे में करते हुए, बुढ़ापे से फिर अंतिम चरण में जाते हुए, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो दूसरी स्थिति को पार कर लेते हैं, 70 को पार कर लेते हैं। ज़्यादातर तो 70 तक सिमट जाते हैं। 70 को पार करने वाले भाग्यशाली लोग होते हैं। कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं धरती पर रह करके, वो उनका खुद का ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब एक बात और है, तत्वों की राशि बात की गई थी, तो उसको आप चाहें तो लिख लीजिए। अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है और वायु तत्व। 4 तत्वों की कहानी है। शरीर हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है, तत्व 4 हैं जिनके बारे में, राशियों के बारे में डिनोट करेंगे। 5वें तत्व के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, कारण 5वां तत्व का मतलब है स्पेस। 4 तत्व को घेरने के लिए जितनी जगह चाहिए वो 5वां तत्व है, यानी हम स्वयं हैं। अब आप नोट करिए, अग्नि तत्व की राशियां कौन सी हैं? मेष, सिंह और धनु। ये अग्नि तत्व की राशियां हो गई। अब इसमें क्या होता है, संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा होती है मेष में, धनु में, सिंह राशि में झुकना पसंद नहीं है, कटना पसंद है, ये स्वभाव होता है इनका। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, कर्मशील होते हैं और गतिशील भी होते हैं। ठहराव पसंद नहीं है, चलना चाहिए काम, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यानी मेष राशि जो है ये तो चलने वाली राशि हो गई। सिंह राशि दृढ़ता को शो करती है और जो धनु राशि है वो लक्ष्य को निर्धारित करती है। फिर पृथ्वी तत्व की राशि आ गई, इसमें आ जाती है वृषभ, कन्या और मकर।
वृषभ राशि जो है मेहनत का सिंबल है, फाइनेंस का सिंबल है। हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो लोगो है वो वृषभ राशि का ही है लोगो। धनवान, धन का कारक, वित्त डिपार्टमेंट में संभालती है। कन्या राशि काफी मेहनत के साथ में धन कमाने वाले और मल्टीपल टास्क करने वाले। मकर राशि जो है ये आत्म संयम राशि। इन 3 राशियों वाले जो लोग होते हैं वर्ल्डली कंफर्ट से भरपूर होते हैं। इनको वर्ल्डली कंफर्ट्स गारंटेड होते हैं, मिलेंगे, जो चाहेंगे मिलेंगे, संसार की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और पहली जो राशियां थी 3 फायर की, वो अध्यात्म के लिए सर्वोपरि हैं, ये संसार के लिए सर्वोपरि हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भी नहीं जा सकते हैं, परंतु मैंने एक सिंबल सर बताया। अभी जो आपने बताया वो प्लीज रिपीट करिएगा। कौन सी राशि अध्यात्म के लिए है? मेष, सिंह और धनु, इनको आसानी से रास्ता मिल जाता है अध्यात्म में जाने के लिए। वृषभ, कन्या और मकर राशि को संसार की गतिविधियों में अपने आप को स्थापित करने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अध्यात्म नहीं जा सकते हैं, परंतु इनका जो मोटो होगा पहला वो संसार होगा। अध्यात्म में बाद में आएंगे, आ सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, परंतु मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अध्यात्म में। जो पहले 3 राशियाँ थी उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब रही बात वायु तत्व की, तो मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये लोग कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाएं बहुत करते हैं और घूमने फिरने से लेकर के विचार तरह के विचारशीलता द्वारा, जैसे कवि हो गए बहुत सारे, कोई कला के माहिर हो गए, संगीतज्ञ हो गए, या ऐसे व्यक्ति जो विचारवान साइकोलॉजी के अंदर चले गए, अध्यात्म में भी आते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा और सफल भी होते हैं। पर इनको देखने के लिए हमें, अध्यात्म को देखने के लिए पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी। मोर ओवर ये एक सिंबल दिया जाता है, भी ऐसे लोग आते हैं, इनको स्पीड मिल जाती है तो आसानी हो जाती है। फिर जल तत्व राशि है, ये है कर्क, वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, 4, 8, 12। ये लोग बड़े संवेदनशील होते हैं और मिलनसार होते हैं, हर जगह मिक्स हो जाते हैं कहीं भी चले जाओ। इनकी मित्र मंडली लंबी चौड़ी होती है, ये नेता टाइप होते हैं, सब लोग सब में मिक्सअप हो जाते हैं आसानी से, यानी उनका रंग अपने पे चढ़ा लेते हैं, इसलिए मिक्स हो जाते हैं, या उनमें ये घुल मिल जाते हैं। पानी की तरह राशि है ना, ये पानी किसी में मिला लो मिल जाता है। इनका जो स्वभाव है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी ऊंचाई से नीचाई की ओर आते हैं ये। और जो वायु तत्व की राशि हैं उनका स्वभाव बहना होता है, चलना होता है, कहीं भी चलो चलना है। और जो पृथ्वी तत्व की राशि है उनका स्वभाव होता है नीचे से ऊपर उठना और घूमना फिरना, एंजॉय करना। जो अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं उनका स्वभाव ऊपर उठना ही होता है, क्योंकि सूर्य की तरफ भागना होता है। वो अग्नि की राशियाँ, अग्नि सूर्य की ओर जाती है, पानी सागर की तरफ जाता है, हवा बहती है पृथ्वी के सापेक्ष, और पृथ्वी तो वैसे सॉलिड होती है। तो इन राशियों की बात। अब चलते हैं आगे। चर राशियाँ होती हैं जो चलती रहती हैं, रुकने का नाम नहीं, और स्थिर राशियाँ होती हैं जो फिक्स हो जाती हैं, यहाँ चलने फिरने का अच्छा नहीं मानते। आप देखें ना किसी को चल घूमने चलना है, नहीं यार अच्छा नहीं है। अच्छा है, कोई घूमने पसंद करता है। और तीसरे नंबर की राशि थी डुअल पर्सनैलिटी, यानी 2 स्वभाव की राशियाँ। तो 3 कैटेगरी को अलग से लिख लीजिए, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव की। तो जो चर राशि है उनमें 4 राशियाँ आती हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर।
मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियां हैं। यानी इस राशियों के माध्यम से हम कोई भी ऐसा कार्य जो चलने लायक हो, यात्रा करनी हो, या कोई चिट्ठी पोस्ट ऐसी हो जो आगे रुके नहीं, चलती जाए, तो इसमें हम काम करेंगे तो ये चलते रहेगा काम, सारा रुकेगा नहीं, फाइल चलती रहेगी आगे। और स्थिर राशियां होती हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, जिद्दी होते हैं स्वभाव के, तो स्थिर दिमाग है ना, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ज्यादा चेंज पसंद नहीं करते ये, जैसे आ गया बस ठीक है उसी पे रहने दो, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अब द्वितीय स्वभाव की राशियां होती हैं, वो होती हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब इसकी पहचान ऐसे करेंगे भी, एक व्यक्ति है वो मध्यम मार्ग को ले लेता है, चलो यार थोड़ा ये ले लो, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा भगवान को मान लो, थोड़ा ना मानो, थोड़ा ईमानदारी कर लो, थोड़ी बेईमानी कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, मिलावट कर लो। तो बिजनेसमैन की राशियां इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, या इस तरह कार्य करते हैं। पर जब ये राशियां जाती हैं उसके अंदर अध्यात्म में, तो संसार में भी रहते हैं, अध्यात्म में भी रहते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पॉजिटिव बात तो ये भी है, और नेगेटिव बात ये है कि जवान की कीमत नहीं है, फिक्स भी नहीं होते, बदल देंगे। बहुत से लोग मिलेंगे आपको अपने शब्दों की कदर नहीं करते वो, तो उनकी राशियां ये हो सकती हैं। अपने शब्दों की कदर करने वाली राशियां मिलेंगी आपको, जो चर राशि है, स्थिर राशि है। धनुराशि वाले भी हो सकते हैं, दूसरी ये जो 4 राशि हैं, परंतु इनके पीछे बैकग्राउंड में उनके जुपिटर की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है, वो ज़्यादा देखनी पड़ेगी। यानी 70% तो मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, 30% वर्गीकरण करना पड़ेगा इंडिविजुअल की राशि के साथ। अब एक राशि का और बताते हैं वर्गीकरण आपको। वात, पित्त और कफ, ये नाम सुने ना आपने, वात, पित्त और कफ। तो ये राशियां कंट्रोल करती हैं कि किसको बीमारी कौन सी होगी, वात की होगी, पित्त की होगी, कफ की होगी, तो उसकी राशि से पता लगता है। हो सकती है, होएगी नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकती है। तो कौन सी राशियां हैं, कौन कौन से रिप्रेजेंट करती हैं, नोट करिए। वात की जो राशियां होती हैं, वायु दो दोष पैदा होते हैं शरीर में, वो शनि और राहु 2 ग्रहों के कारण से होती हैं। अब शनि और राहु का मतलब ये हुआ, शनि की राशियां जो होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होगी, राहु जिस राशि बैठा होगा वो इन्वॉल्व होगी। पित्त, पित्त जो होता है वो सूर्य और मंगल की वजह से, गर्मी की वजह से। और कफ जो होता है वो चंद्र और शुक्र की वजह से, इन ग्रहों की वजह से। अब ये ग्रहों की पोजीशन हमारी कुंडली में किस किस प्रकार से है, किस किस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती है, उसके प्रभाव से हमारे शरीर में वैसी वैसी बातें डेवलप होंगी। अब गुरु और बुध किसी के अच्छे हों तो उसको कफ, पित्त और वात, पित्त, कफ तीनों ही हो सकती है। गुरु और बुध ग्रह दोनों के लिए तीनों जो रोग है इकट्ठे हो सकते हैं, वात, पित्त, कफ, ये भी हो सकते हैं। तो ये मैंने अपनी बात पूरी कर ली बता करके। अब आप में से जो कुछ बोलना चाहे, कोई जानकारी सर, ये चाहता दोबारा हो। से बोलो, ऐसा क्यों तीनों रोग हो सकते हैं जिसका गुरु और बुध अच्छा हो, ऐसा क्यों? बुध ग्रह ने वात, पित्त, कफ तीनों का अगर इकट्ठा किया जाए, किसी व्यक्ति को तीनों ही इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें बुध और गुरु का रोल होगा। किसी को वात रोग है तो शनि राहु का होगा, किसी को जो पित्त कारक है तो सूर्य मंगल का होगा, कफ कारक है तो उसका चंद्रमा और शुक्र ग्रह होगा। तो अब ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अपने समझे ऐसे भी, शाम का वक्त, जो सुबह का वक्त होता है वो होता है सूर्य ग्रह का, तो वहाँ पित्त बड़ी होती है सभी के, तो वहाँ हमें पानी पीना चाहिए ताकि पित्त शांत हो। और दोपहर के वक्त में मंगल और सूर्य का फिर कॉम्बिनेशन तो पित्त कारक हो जाता है। शाम के वक्त शनि राहु का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, रात को चंद्रमा का हो जाता है, गुरु का बीच में आ जाता है, इसमें बुध ग्रह का भी कुछ समय आ जाता है। तो ये अलग अलग समय के अनुसार बनता है।
तो वहाँ पे वैसी वैसी गतिविधियाँ शरीर में होंगी। मतलब परखने की बात है, समझने की बात है भी कौन सा इस वक्त हमारे को परेशानी आ सकती है। तो छाया जी बोलिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सर मैं पूछ रही थी कि जैसे जो हम ये अपने तत्व देखते हैं तो जो हमारे पहले भाव में जो राशि है उसके ऊपर देखते हैं कि जो पहले भाव में राशि आई है। नहीं, वो तो लगन बन गया ना पहले भाव में। राशि का मतलब चंद्रमा जिसके ऊपर होगा, जिस नंबर पे चंद्रमा होगा वो राशि आपकी है। चंद्रमा प्लेनेट जिस नक्षत्र पे होगा, सॉरी जिस राशि पे होगा नंबर पे, वो राशि होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी कुंडली खोल लेता हूँ और फिर मैं आपसे बताता हूँ। आपका चंद्रमा बैठा है 1 नंबर की राशि पे, 25 डिग्री 13 मिनट पे बैठा है, और चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में है, यानी शुक्र के नक्षत्र पे, वो भी चौथे चरण में है। यानी इसको ऐसा बोला जाएगा कि आपकी राशि मेष राशि हुई, क्योंकि 1 नंबर पे चंद्रमा है ना, इसलिए मेष राशि बन गई। हम नक्षत्र पूछेंगे तो आपका भरणी नक्षत्र है, भरणी शुक्र का नक्षत्र हो गया। तो ठीक है आपका सर। पहला जो स्टार्ट बिंदु है, यानी केतु के बाद दूसरा नक्षत्र जो है 2 नंबर का, वो भरणी है। शुक्र इसका मालिक है। शुक्र आपके सिंह राशि में बैठा हुआ है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि शुक्र वहां पे सिंह राशि में बैठा है, तो वहां पे 0 to 2 डिग्री पर है, तो उसका नक्षत्र केतु है। तो अध्यात्म के अंदर आप आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे रास्ता बन गया आपका। सेकंड भाव जो है वाणी का कारक होता है। अगर हमें किसी को परखना हो कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो सेकंड भाव का जो उप नक्षत्र होता है वो बता देगा कि भाई आदमी जितनी बात कर रहा है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सर अब एक हमारा रहस्य कौन की सा बात है? है। हाँ जी, सेकंड भाव में, जैसे सेकंड भाव में नक्षत्र कैसे देखते हैं? जैसे 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर में 0 to 2 डिग्री है ना, 0 to 2 डिग्री हाँ जी। 0.46 है। हाँ जी। तो ये 2.25 राशि का मिलाकर के 30 डिग्री का लेवल है। तो 30 डिग्री में से एक जो राशि है 13 डिग्री 20 मिनट की हुई। 13 डिग्री यानी उसके अंदर 0 to 2 डिग्री, यानी उसके अंदर आ गया। पहले राशि पे पहले नक्षत्र पे आया, तो पहला नक्षत्र कौन सा आएगा 5 नंबर में? 1, 5 और 9 के नक्षत्र का पहला नक्षत्र अश्विनी का है, यानी केतु ग्रह का नक्षत्र है। अश्विनी, मग्घा और फिर से नाम रखे ना, तो नक्षत्रों को भले याद मत रखो, केतु ग्रह के नक्षत्र के ऊपर होगा। तो आपका शुक्र ग्रह भी, यानी आपको वर्ल्डली कंफर्ट्स भी जो मिले हैं वो भी अध्यात्म के माध्यम से, जो उसका बैकग्राउंड था वैसे वैसे मिले। यानी आप अपने आप को जो नेचुरल तरीके से घर को सजाया हुआ है, फूल पौधे रखे हुए हैं, ये आपकी मानसिकता में बातें बैठती हैं, ये सारा उसी का खेल है। ये मकान भी होगा तो खुशबूदार होगा, वहाँ अच्छी खुशबू मिलेगी, ये इसका यहाँ से पकड़ में आ गई। और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो अध्यात्म होगा। ये हम परिणाम देख लेंगे। थैंक यू सर। और वे लिखा होता है, कुंडली बनती है ना, लिखा होता है नक्षत्र कौन कौन से हैं। आप सेगमेंट में देखें ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन या साइन। साइन को बोलते हैं राशि, और नक्षत्र को बोलते हैं नक्षत्र को बोलेंगे इंग्लिश में साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, स्टार। स्टार शब्द जो है वो नक्षत्र को डिनोट करता है, साइन डिनोट करता है राशि को। अब इसमें भाव कहीं नहीं है, देखो भाव वाली बात तो अलग होगी। यहाँ राशि और नक्षत्र जो आज हमने पढ़ा है, राशि और नक्षत्रों के बारे में पढ़ा है। नक्षत्र फिक्स है, राशियां फिक्स नहीं है, और ये ग्रह फिक्स नहीं है, भाव फिक्स हैं। तो सर जो मतलब चीज नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसका अर्थ हाँ, तो ये हुआ। अब इसमें एक और नई बात बताता हूँ। नक्षत्रों के जो ग्रह मालिक बनते हैं वो ही आपके जीवन में अपने चीज को अपना असर दिखाते हैं। यानी आपका नक्षत्र जैसे है भरणी, तो पूरे जीवन काल में शुक्र ग्रह का बड़ा रोल रहेगा। शुक्र इसका मालिक है, और शुक्र बैठा किसके ऊपर है? अध्यात्म में, केतु पे। तो आपको याद होना चाहिए, जैसे ही आप अध्यात्म के अंदर एंटर हुए वैसे वैसे वर्ल्डली कंफर्ट्स आपके लिए बढ़ते चले गए। इस बात को आप
हाँ में कहते हैं, ना में कहते हैं, मुझे बताइए कन्फर्म कर। जी सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह दिया। हाँ जी। अगर ये बात, अगर आप अध्यात्म में नहीं आते तो जो कंफर्ट्स अब आप महसूस कर रहे हैं ये नहीं मिलेंगे आपको। ये मैंने आपको साथ बता दिया। तो आपको क्या क्लू मिला? मुझे हमेशा अध्यात्म के साथ जुड़े रहना है। ध्यान, साधना, प्राणायाम, जो अध्यात्म की गरिमा है, सच्चाई, ईमानदारी, उससे जुड़े रहना है, जिससे आपको संसार की सारी वस्तुएं ऑटोमेटिकली स्वतः ही मिलती चली जाएंगी। अगर आप संसार की वस्तु की तरफ दौड़ लगाओगे तो वो नहीं मिलेंगी, गारंटी नहीं है मिलने की, परंतु ये भी खराब हो जाएगा काम आपका। वो कर्मों में 30% डाला जाएगा। तो 70% तो फिक्स होता है, 30% ऐड करना होता है। तो ऐड कर रहे हैं आप, सभी लोग कर रहे हैं, अकेले आप नहीं, सब मेंबर कर रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ सबके जीवन में बाहर आए। आप शब्दों का खेल है ये, वाणी पूरी सिद्ध हो जाए तो हो जाए। ये भी कुंडली के सेकंड भाव से पता लगता है कौन सा नक्षत्र में बैठा है और किस प्रकार का वो कर रहा है। महावीर जी भाई से बोलिए। मैं तो ये कह रहा था कि मेरा अनुभव तो ये है कि जो सांसारिक नुकसान जो होते हैं ना, उससे आदमी को आध्यात्मिक लाभ होता है। तो संसार की परेशानियां तो हमें अध्यात्म की तरह प्रेरित करती हैं, अग्रसर करती हैं। दूसरी बात, अध्यात्म में आने के बाद में वो सांसारिक दुख परेशानी तो महसूस ही नहीं होते, तो वो अपने आप ही लाभ और अच्छा महसूस करेगा। अब आपने इसको बड़े सरल तरीके से समझा दिया। आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि आप उस फील्ड में हैं, आप हमेशा से रहे हैं। मैंने तो आपको 30 सालों से देख रहा हूँ, आप ऐसे रहे हैं। तो ये पॉइंट बनता है, ऐसे बनता है कि हम अनुभव से देखें, कुछ समझ के करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ अनजाने में हो जाता है, जाने अनजाने बहुत कुछ हो जाता है। जब हम कुछ भी ना करें तो भी कुछ हो जाता है। क्यों? वो फिक्स है, वो तो होना है टाइम पे। उस प्रेरणा ने गाइड कर रहा है और काम करना है। परंतु अगर हम जान करके फिर माने तो हमें क्या होगा, बड़ा मजा आएगा। हमारे दिमाग में एक प्रकार की ना खुशी अलग से रहेगी भी, यार ये ऐसा ही होना था, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया। तो अब कुछ मिला भी तो ज़्यादा खुशी में आप फूल की कुप्पा नहीं हो जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल उसको स्वीकार कर लेंगे, हाँ ऐसा ही था, तो मेरे को मिलना ही था, बात खत्म हो गई। अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, जितने ज़्यादा आप खुशी को बना करके ढोल नगाड़े बजाएंगे, दुख में उतने तकलीफ बढ़ेगी। क्योंकि जो सुख आता है साथ में 90 डिग्री पे वापस दुख भी लेके आता है। तो उसमें भी नॉर्मल रहेंगे। अब गाड़ी खरीदी है तो बड़ी सुंदर गाड़ी है, अच्छी है, बड़ा सुख दे रही है, पर जो खराब हो जाएगी तो दुख तो हो ही देगी। तो इसलिए बराबर बैलेंस बना के रखना होता है, इसका मीनिंग ये है। तो आपकी कुंडली बड़ी पावरफुल है इस मामले में। और किसका क्वेश्चन था? महावीर जी कुंडली देखे हाँ, पिछली बार? इसमें सर सर, एक अगर चीज और किसी का नक्षत्र आ जाता है, मतलब किसी का लॉर्ड आ जाता है, उसकी नक्षत्र वाला, जो उसकी राशि का लॉर्ड है, वो उसी की उसमें आ जाता है, तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो वो डबल एक्शन हो गया, वो डबल एक्शन हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ महावीर जी की। इनकी कुंडली में जो राशि है मेष राशि है, और नक्षत्र इनका केतु का ही है, अश्विनी नक्षत्र, पहला नक्षत्र। यानी इस धरती पर अवतरित हुए हुए इंसान है, अध्यात्म के अंदर ये इन्वॉल्व हुए हैं। 6 ग्रह इनके 10वें घर, 11वें घर में 10वीं राशि पर, यानी मकर राशि पर, जो स्थिर राशि है। सॉरी, मकर राशि है चलने वाली राशि, मूवमेंट की राशि है। उस पर एक ग्रह बैठे, शनि उसी का मालिक है, और शनि वहीं बैठा है 11 डिग्री पे, मंगल 13 डिग्री पे, पास हैं। तो हमेशा बिजी मिलेंगे, कभी फ्री नहीं मिलेंगे। और मरकरी 17 डिग्री, केतु 24 डिग्री, जुपिटर 26 डिग्री, सूर्य 27 डिग्री। तो सूर्य चूंकि वो बुजुर्ग हो गया है, और इस राशि पे देखा जाए तो 8 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में जो ग्रह आते हैं, उनमें सिर्फ मरकरी, मंगल और सैटर्न, 3 ग्रहों का बड़ा रोल है। तो जीवन में 3 ग्रहों का बड़ा रोल कर रहा है। मरकरी मनुष्य को ट्रेडिंग में डालते हैं, मार्केटिंग में डालते हैं। मंगल और शनि ये टेक्निकलिटी देते हैं, भले डिग्री इंजीनियरिंग की ना ली गई हो, पर टेक्निकलिटी के अंदर डाल देते हैं, काम उसी से वही कराएंगे। क्योंकि हमारे देश में जो पढ़ाई की जाती है, कहना पड़ेगा, ये पढ़ाई मनुष्य के, व्यक्ति विशेष के अनुसार नहीं होती। हम देखा देखी ये पढ़ाई करते हैं और फिर उसको लिंक कर लेते हैं जॉब से, इनकम के। तो फार्मूला सही नहीं है ये। कोई आदमी किस कार्य के लिए बना है, वो कार्य न करके कोई और कार्य कर रहा होता है। तो 1990 में मेरे को बात समझ में आई थी, राइट पर्सन इज नॉट प्लेस्ड ऑन राइट प्लेस इन इंडिया। भारत में सही आदमी सही जगह पे सही काम नहीं कर रहा। तो मैं देख भी रहा हूँ
पढ़ाई कोई की जाती है, काम कोई कर रहे होते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, पढ़ाई कोई की है, काम कोई करूँ। यानी ये जो बचपन से हम अगर देख ले में, तो हम उस तरह की पढ़ाई करें ताकि जीवन हमारा अच्छा हो जाए। जय श्री जी बोलिए। अनम्यूट करिए, जी बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। जी नमस्ते। वो मैंने 2 बार कुंडली बनाया था भाई जी। एक में आया मेरा मकर राशि, दूसरे ने बताया कि धनु राशि, तो मैं कंफ्यूज हूँ। दूसरी बात, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन है, अब माइंड स्टेबल नहीं है। बहुत आपके रुकिए, मैं मेरे पास कुंडली आपकी शायद होनी चाहिए। जय श्री, आपका मीनाक्षी, आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे बोलिए। 27 फरवरी 1973। 27 फरवरी जी 1973। 73। जी द डे वाज ट्यूसडे। टाइम बोलिए। रात 8 बजे। पूरा ही 8, मम्मी ने जैसे बताया हमको तो 8 बजे। मालूम नहीं है जी। जगह, प्लेस ऑफ बर्थ। छत्तीसगढ़, जगदलपुर। जगदलपुर। जी दलपुर, हाँ जगदलपुर। अब इसके हिसाब से जो राशि आ रही है वो धनु राशि आ रही है, आपकी मकर राशि नहीं आ सकती। गलत देख रहे हैं आप। धनु जी राशि में चंद्रमा 12 डिग्री पर है और मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र पर है। क्या बात है। अब ये 3 राशियां, 3 व्यक्तियों की कुंडली देखिए, आपकी, महावीर जी की और छाया जी की, केतु ग्रह से जुड़ी हुई है। तो मैं बार बार कहता हूँ केतु अध्यात्म का ग्रह है। तो दुख तकलीफ जो बता रहे हैं ना आप, जी ये सिम्टम है आरंभिक, अंतिम नहीं है, ये आरंभिक है। ये अगर जी आपने उन परिस्थितियों को समझ लिया, ये मान लिया कि मुझे स्वीकार है जैसा भी कोई है, जी मुझे उसको नहीं बदलना, मुझे खुद को बदलना है, जी प्रॉब्लम आपकी क्षण दूर हो जाएगी और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अगर आपने सोच लिया कि मैं उसको बदल दूंगा, बदल दूंगी, तो फिर आप अकेले रह जाएंगे, इतनी शक्ति आपके अंदर है नहीं। मेरी बात समझ में आ जाइए तो जीवन जी आज से अच्छा हो जाएगा आपका। जी मान लो कोई आदमी किसी प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप तो कर रहे हैं ना। जी आप स्वीकार भाव से करिए। आप 90% अच्छा करते हैं, 10% फिर गड़बड़ कर देते हैं, तो 10% भी हटा दीजिए। मेरी तरफ से जी पूरा समर्पण है, बात खत्म। मैं अपने आप बदल समझ लूंगी। गई, समझ गई। बदलना खुद को, बदला नहीं लेना। देखो, बदलना खुद को है, बदलना नहीं जी लेना। उसने क्या, नहीं मैं भी अच्छा नहीं हूँ, वो उसके कर्म। जी हम नई लाइन खींचो एक अलग से, उस लाइन से बड़ी हो जाएगी वो। जी तो अब क्वेश्चन ये है, हैंड रेज किया जिसने, बोलिए, और कोई बात है तो। सर प्रणाम, रेनू बोल रही थी। बोलिए रेणु जी। सर मेरी कुंडली देखकर बताइए। बोलो, डेट बोलो अपनी। 12 जनवरी 12 जनवरी 1969। 12 जनवरी 1969। हाँ, बर्थ प्लेस जयपुर। संडे का दिन था। सर ये तो मुझे नहीं मालूम, आप बता रहे हो तो मुझे मालूम। 12 जनवरी 1969, 69 हाँ जी। संडे था। बोलिए, टाइम बोलिए। 7:40 AM। 7:40 AM। एक बात बीच में बोलूंगा, जय श्री जी, आप मेरे को व्यक्तिगत बात करना, मैं आपका टाइम सही करूंगा, क्योंकि टाइम 8 बजे है ना, मैं टाइम एग्जैक्ट सेकंड तक निकाल लूंगा। जी जी मेरे को शाम के वक्त आप बात करिए, आने वाले शनिवार को, जब शनिवार आएगा जी जी शाम को जी करीब 6:30 बजे बात करना। मैं आपकी कुंडली बना के टाइम को रेक्टिफाई करूंगा, वो जो समय होगा बिल्कुल सही होगा। ओके, जी जी जी। वो कर सकते हैं थैंक अपने। यू, ये धन्यवाद। जगह कौन सी थी आपकी रेणु जी? जयपुर। जयपुर में देखिए, आपका राशि बनती है तुला, 4 डिग्री पर है चंद्रमा, और चित्रा नक्षत्र है। तो वायु तत्व की राशि है ये। आप जानना क्या चाहते हैं, बोलिए। सर आप बता दीजिए मुझे। नहीं बता के दी मैं, मेरे को 2 मिनट देने हैं आपको, तो टाइम तो हो चुका। क्वेश्चन को स्पेसिफिक है तो बात करिए ना, नहीं तो मेरा मैं आने कहूँगा वाला टाइम कैसा रहेगा सर? ये बात यहाँ नहीं लागू करेंगे। मैं इतने बता सकता हूँ, राशि आपकी तुला राशि है, वायु तत्व की राशि है, और शुक्र इसका मालिक है। नक्षत्र चंद्रमा का मिला हुआ, मून का, मंगल का मिला हुआ है, चित्रा नक्षत्र। तो इसका मीनिंग निकलता है
जल्दबाजी से बचें। आप अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो जल्दबाजी से बचें, धैर्यपूर्वक काम करने का मन बनाएं, सारे कार्य सफलता की तरफ हो जाएंगे। वर्तमान समय में बुध की दशा चल रही है जो आपके लिए वरदान से कम नहीं है, इंप्रूवमेंट है सारी। ठीक है, ओके सर। अब और मेंबर थे जो बात करने सर थे। हमारा नक्षत्र क्या है? अच्छा, अभी सोनिया जी की देखते हैं। सोनिया जी का जो चंद्रमा है वो कर्क राशि का है और नक्षत्र बनता है इनका पुष्प नक्षत्र, शनि ग्रह का सबसे सुपीरियर नक्षत्र बोलते हैं शनि के पुष्प नक्षत्र। यानी चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होना सूर्य के साथ में, शनि के साथ में, संसार से दुख तकलीफ का बंडल के बंडल मिलना और उन बंडलों को फिर सहन कर लेना और फिर क्या करना, इतने ज्यादा धैर्यवान बन जाना, यानी दिमाग से सारी सफाई हो जाना गंदगी की संसार के प्रति, व्यर्थ की आशा खत्म, व्यर्थ के कर्म खत्म, व्यर्थ का ज्ञान खत्म। तो अब जो है सारा समर्थ है, सारा कुछ बढ़िया है। तो ये नक्षत्र वो है, इसमें मन चाहे बात कुछ होनी नहीं है, एक भी काम आपके मनपसंद नहीं होगा, ना तो आपकी पढ़ाई मनपसंद होगी, ना बच्चे मनपसंद के पैदा होंगे, ना आपके पति मनपसंद मिलेंगे, ना आपका दाम्पत्य जीवन मनपसंद का होगा, ना आपका व्यवसाय मनपसंद का होगा। हाँ, उससे अच्छा हो सकता है जिसके लिए धरती पर आपको भेजा गया है। तो जो भेजा गया है वो हमारे लिए मंजूर है। अध्यात्म के अंदर एंटर करने का सबसे सुंदर तरीका सभी कुंडलियों में देख रहा हूं मैं, चंद्रमा को कहीं ना कहीं से घेरा हुआ है। तो इसीलिए घेरा हुआ है चंद्रमा वो ना स्वतंत्र होकर के खराब ना हो जाए अच्छा रहे। चलो अब और बात करते हैं। मोनिता जी कुछ पूछना चाहते हैं? भाई साहब अगर टाइम ना पता हो तो टाइम पता चल जाता है? आप मुझे रफली कुछ बताएंगे, इर्द गिर्द समय देंगे तो मैं उसमें से अपनी मेहनत करके निकाल दूंगा। ठीक है, कुछ मैं, धन्यवाद भाई साहब। अरे दुनिया ये गणित है सारा, ये सारा गणित ही तो है, करने वाला तो कोई और है, हम तो लग जाएंगे इसमें तो बता देंगे। अभी और कोई जानना चाहता था? बंद करें आज की मीटिंग को। गरिमा जी कुछ पूछना चाहेंगी? आपकी राशि जो है वो मेष राशि, देखो क्या गजब का संगम है। मेष राशि, केतु का, शुक्र का नक्षत्र। अभी आज छाया जी का था केतु का और शुक्र का था छाया जी का, और आपकी राशि मैच करती है। और दूसरा महावीर जी का था, वो केतु का नक्षत्र था। राशि तीनों की एक ही थी, मेष। तो मेष राशि कौन सी हुई? एक तो होगी अग्नि तत्व की राशि होगी, दूसरी हो गई चलायमान राशि होगी, चर राशि होगी। तो संकल्पवान व्यक्तियों की राशि है ये, जो आप सोचेंगे पूरा होता चला जाएगा। संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी अध्यात्म में आने के बाद। तो गरिमा जी आपकी लाइफ में बदलाव बहुत तेजी से आने शुरू हो जाएंगे जब से आप जुड़े हैं इस ग्रुप से, ये आपको बता दूं। मेरी दुआएं हैं, अच्छा रहे सबका। कोई और बात करें तो इसको वाइंड अप करें, टाइम हो गया। बोलिए। जयश्री जी आपने हाथ रेज कर रखा है, हैंड रेज कर रखा है। नहीं भाई जी, मैं सैटरडे को बात करूंगी आपसे। ओके, जी। मेरी दुआएं हैं। नक्षत्र जानना चाह रही थी सर, उत्तरा हाँ जी, फाल्गुनी या पूर्व फाल्गुनी है? आपका नक्षत्र क्या? जी मोनिता जी, मोनिता जी आपकी राशि बनती है सिंह राशि। देखिए ये भी गजब की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। बड़ा स्वभाव ऐसे है, कटना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है सूर्य की तरह है, शेर की तरह। आप शेर की तरह रहना चाहते हैं, बताओ कौन रखेगा आपको लेडीज होकर के? मतलब ही नहीं है, समाज हमारा स्वीकार ही नहीं करता। तो इसलिए आपका सूर्य का नक्षत्र है। मजेदार बात और है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है सूर्य का। हाँ, जी जी सूर्य वही बैठा हुआ आपका धनुराशि में। एक और बात सुनिए, जी। सूर्य धनुराशि में बैठा है अपने मित्र शुक्र के साथ, और सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में है। अध्यात्म की तो पहल हो ही गई, परंतु साथ ही साथ जो आप दिखते हैं ना वो है नहीं आप। दुख अच्छा तकलीफ को समेट लेते हैं अंदर ही अंदर, कैमोफ्लेज कर लेते हैं। या फौजी लोग करते हैं ना, अपने गाड़ियों के बाहर कलर बदल देते हैं, झाड़ियाँ लगा देते हैं। तो दुख तकलीफ को झेलते हुए महसूस नहीं होने देते आप। ये आपकी कैमोफ्लेजिंग क्वालिटी है, इन्वॉल्वमेंट है। तो डुएल में आ गई सर मैं? डुअल में नहीं, मैंने वर्ड बोला, आप आगे मत बढ़िए, उतना ही सुनिए जितना बता रहा हूँ अच्छा, जी 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 जी।
आपके अंदर हाँ। क्वालिटी वो है जिस क्वालिटी से आप हर परिस्थितियों को सहन करने की भरपूर क्षमता रखते हैं। जी जी तो ये अच्छे सिम्टम है अध्यात्म के अंदर आने के लिए। देखो, परमात्मा पहले उसको संसार से मुक्त करेगा। मुक्त करने के एक दो तरीके होते हैं, या तो भरपूर कर देगा उसको, या उसमें से वो चीजें छीन लेगा जो उसको पसंद की हैं। काम नहीं करेगा, मनपसंद काम कुछ होने नहीं देगा। जब उसको लगेगा कुछ है ही नहीं, रास्ता ही दूसरा है, तब उसका ध्यान वहां जाएगा और तब आगे सफल होगा वो। नहीं तो चिपका रहेगा संसार से, निवृत्ति नहीं आएगी ना बिल्कुल यहाँ से, सही, निवृत्ति चाहिए। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। हाँ गरिमा जी बोलिए। बोलिए बहन जी, बोलिए। नमस्ते जी। हम्म। ननिहाल पक्ष के लोग जाएं इसके कार्य के लिए, काम आसानी से हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैट्रिमोनियल के थ्रू जाएं और ये खुद प्रयास करे, खुद, चूंकि इसका नक्षत्र जो है भरणी शुक्र का नक्षत्र है, ये खुद प्रयास करेगी, काम आसान हो जाएगा। शुक्रवार वाला दिन इसके लिए बेस्ट रहेगा। जब भी कोई घटना घटे शुक्रवार वाला दिन फिक्स कर दीजिए, काम अच्छा हो जाएगा इसका। ननिहाल पक्ष का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है पहल करने के लिए। हाँ, कहीं इसमें होगा, दिशा बता रखी होगी मैंने आपको, और भी मैंने कई बातें बताई होंगी, उसको फॉलो करते हुए ऐसा मानिए कि अगले साल इन दिनों इसकी शादी हो चुकी होगी, अगर करना चाहेगी तो। अब यहाँ कंडीशन मैंने ये लगाई है, करना चाहेगी तो, क्योंकि शादी के 8 चांस मिलते हैं, करना ना करना हमारे हाथ में है। बच्चा एक पैदा करना है कि 2 करना है, ये चॉइस का मैटर बनता है, परमात्मा ने छूट दी हुई है। तो शादी के चांस संजोग बनने वाले हैं, रास्ता खुलने वाला है 24 नवंबर के बाद, कार्य करेंगे तो हो जाएगा। पर आप कहेंगे जी पढ़ाई करनी है पूरी, मेरे को आगे करना है, तो फिर आगे खिसक जाएगा, फिर आगे और चला जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन जया बहादुर की शादी हुई ना। आप जया बहादुरी और 5 फुट और 11 सवा 6 फुट के बीच में कितना अंतर है? जब वो संभव है तो ये भी संभव है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकी शादी अच्छे घर में होएगी, ये अच्छी माता साबित होएंगी, अच्छे परिवार में जाएगी और जीवन में अपना, इसको कोई तुक तकलीफ नहीं आनी। जिम्मेवारियां कुछ ज़्यादा है जीवन में इसके, वातावरण आसपास का कुछ अच्छा नहीं माना जा सकता, इसके अनुकूल नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है 28 डिग्री पे, तो बुजुर्ग हो गया, और सूर्य के साथ बैठा हुआ 29 डिग्री पे, तो जैसे फूल जो होता है ना, फूल तो मुरझा जाता है समय से पहले, ऐसा कुछ जीवन इसका बनता है जो मैंने बताया हुआ होगा। परंतु इसका मीनिंग ये नहीं कि खराब है, इसको हमें और बरकरार रखना, अच्छा करके कैसे कर सकते हैं? फूल की सुगंध को बरकरार रखना है, उसके लिए अध्यात्म से बढ़कर के कोई दवाई नहीं है। परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहो पल पल, और हर स्थिति को स्वीकार करो। नेगेटिविटी किसी प्रकार की भी आती है तो उसको आप स्वीकार मत करो, उसके साथ जुड़ो मत, उसका रिएक्शन मत दो, उसका रिस्पॉन्स देते चले जाओ, रिएक्ट मत करो आप। तो ताने जी ने बोल दिया मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ताने जी का बड़ा शुक्रिया, वो बीच में है अपना एक बात करिए, सामने आइए फेस पे। तानिया जी कहाँ छुप गए, बात करिए। तानिया जी कहाँ रह गए? यही हूँ। आपने लेट 2 बातें की,
बोलिए, आप अपने मुख से बोलिए, इनको समझाइए। जो बात बता रहे थे ना सर कि जो है मतलब लिखा हुआ है अभी कुछ कि मुरझाया हुआ या कुछ ऐसा पीरियड है आपकी लाइफ में, तो ये तो आपके लास्ट बर्थ या जो भी पिछले संस्कारों के अनुसार है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो हमारे हाथ में है ना, इसलिए मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी प्रेजेंट को तो ठीक कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में ही है। तो इसलिए अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप जो आपका जो फेस अभी हुआ है ना, स्माइलिंग स्माइलिंग वाला, ये ऐसे ही रहेगा फिर। शुभकामनाएं कहेंगे। आज की कोई और खास बात, किसी को क्वेश्चन हो? बंद करें इस मीटिंग को। 9:20 9:19 हो गए हैं, तो इजाजत है आज का। तानिया जी कुछ बात? नहीं इजाजत आप हमसे लेते हो, हम थोड़ी देना चाहते हैं आपको। मुझे कुछ आता ही नहीं है तो। मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। आप बहुत कुछ बताते हैं, सब सुनते हैं आदर से, श्रद्धा से, लाभ भी होता है ना। और ये आपने जब भी बात कही थी ना कि अगर हम चीज़ों को स्वीकार कर लें तो परेशानियां वैसे कम, जैसे ही सरेंडर करते हो परेशानियां वैसे खत्म हो जाती हैं, रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, तो आदमी को वैसे ही सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। ये आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, इसको मैंने प्रैक्टिस भी किया, उसका लाभ भी मिला है। और एक बात अध्यात्म का जो सबसे पहला सूत्र है वो यही है कि हमें प्रकृति को स्वीकार करना है, ब्रह्मांड को स्वीकार करना है, ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित जितना कुछ भी क्रियाकलाप है वो स्वीकार करना है। माना कि परमात्मा का वंश हम हैं, हम जनरेटर हैं, क्रिएटर हैं, नया बच्चा पैदा कर सकते हैं अपने जैसा, और कई पीढ़ियां पैदा हो सकती हैं। हम वो बीज है जो कई वट वृक्ष का रूप ले सकते हैं, परंतु वो जो शक्ति है वो किसी सत्ता से जुड़ी हुई है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तक तो सही है। परंतु इससे ज़्यादा मान लें कि मैं ही करता हूँ, वहीं पर प्रॉब्लम खड़ी होती है। मुझसे करवाया जा रहा है, मैं एक विटनेस हूँ, एक गवाह के तौर पर हूँ, मुझसे ये हो रहा है, मैं शरीर से बाहर होकर शरीर की गतिविधि को देख रहा हूँ, शरीर मेरा अलग कार्य कर रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, हर इंद्रिय के कार्य को मैं देखते हुए, समझते हुए, संसार से रहते हुए भी, संसार के माध्यम से भी अपने आप को हमेशा विटनेस के तौर पर रखें, तो अध्यात्म का पहला सूत्र सफल हो जाता है। हम सबको मानते हुए चलेंगे, उसकी क्वालिटी पे टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, उसके फॉल्ट फाइंडर्स नहीं बनेंगे। अगर बात बीच में आएगी भी सही तो क्षणिक तौर पे कह करके ख़त्म कर देंगे, और उसको अपनी डायरी में, मस्तिष्क की डायरी में एंट्री नहीं करेंगे, ये सब खाली रखेंगे। जितना ये खाली होगा उतना परमात्मा का स्पंदन, चिंतन इसमें आएगा, उतना हमारे अंतःकरण में बातें नई नई आएंगी। आती क्यों नहीं है, याद भी क्यों नहीं रहती, क्योंकि अंदर से भरा हुआ पहले से यह कापी भरी पड़ी है। इसको डिलीट करने का तानिया जी ने बड़ा सुंदर तरीका बताया, मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारी जितनी भी लिखावट है इस जन्म की, पिछले जन्म की, वो दग्ध हो जाती है, कंबस्ट हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और जब क्लीन हो जाती है तो आप वैसे वैसे क्लीन हो जाते हैं, आपका आत्मा वैसे क्लीन हो जाती है। क्लीन का मतलब क्या होता है, वो स्प्रेश हो जाती है, दब जाती है, नए नए विचारों से वो और अपना जो पुराना अस्तित्व था वो खत्म होकर के नए अस्तित्व में बदल जाती है। क्योंकि परमात्मा नित्य नया है, हर चीज़ नई है, नएपन में है, इसलिए परिवर्तन को हमें स्वीकार करते रहना चाहिए। कभी भी परिवर्तन के प्रति दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं होगा, होगा। वर्तमान में कितना परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व में, हमें स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके अनुरूप बनाते चले जाना चाहिए। ये सच्ची आध्यात्मिकता का प्रयोग है। ये इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आज की मीटिंग का। अगली मीटिंग में मिलेंगे तो कुछ नई चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। जी हाँ, एक बात